स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। हम लोगों का क्या चल रहा था, कॉन्सेप्टिव मेथड्स चल रहे थे और हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की भी बात कर ली थी। पॉपुलेशन ग्रोथ में एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमने 1.7% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ को अभी बताया है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि 33 ईयर्स में हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन अगर इसी रेट से चलती रही तो 33 ईयर्स में वो डबल हो जाएगी। ठीक है, इसको आप खुद लिख लीजिएगा कि 33 ईयर्स में क्या होगी, वो इसी हिसाब से चलती रही तो डबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्या किया था, टेम्पररी मेथड्स की बात कर ली थी। अब हम परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो यहां हम क्या बात करेंगे, यहां हम बात करते हैं, देखिए एक तो हम एमटीपीज की बात करेंगे, बट एमटीपीज थोड़ा अलग है। यहां हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन यानी सर्जिकल मेथड, जहां हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, दो चीजें आपको बताई थी इसमें, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि किसमें क्या है। वेसेक्टॉमी इन मेल्स, क्योंकि मेल्स में बहुत डिफरेंस होता है। ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। तो यहां हम क्या करेंगे, वॉज डिफरेंस इज रिमूव्ड या कट। ठीक है, एंड देन टाइड, फिर बांध दिया जाता है। थोड़ा सा पोर्शन कट करेंगे और उसके बाद उसको बांध देंगे। अब कैसे, बाय डूइंग स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कट लगाएंगे, स्मॉल इंसिजन और कट इन स्क्रोटम में थोड़ा सा कट लगाना है और वहीं से क्या किया जाता है, वेसेक्टॉमी कर दी जाती है। फीमेल से बात करते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, बट फैलोपियन ट्यूब, या हम ओविडक्ट की बात करेंगे। फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड बाय डूइंग स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कट लगाएंगे, इन एब्डोमिनल रीजन और वेजिना। ठीक है, तो इससे क्या किया जाता है, मतलब वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, तो ये क्या है, मतलब यहाँ जब ऑपरेशन कर दिया जाता है तो इस तरीके से आपके पास होगा भी, जैसे ये टेस्टिस बना दी गई हैं इस तरीके से, एपिडिडाइमस। ठीक है, और ये ट्यूब आ रखी है इस तरीके से और यहाँ पे बांधी हुई है ट्यूब इस तरीके से, और फिर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से। तो वेसेक्टॉमी ये हो गया। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, जो इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब है, मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, यहाँ पे कट बांध देंगे उसको, बाकी पूरा है फंडस वगैरह पूरा रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बांध देंगे। ठीक है, इस तरीके से, अब बाकी पूरा यूट्रस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है और उसके बाद उसको टाइट कर दिया जाता है। यहाँ कट लगाया जाता है और उसके बाद उसको टाइट कर दिया जाता है। कट लगाते हैं बहुत डिफरेंस में, कट लगाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अब शायद आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ट्यूबेक्टॉमी में यानी ट्यूब किस में प्रेजेंट है, फीमेल्स में प्रेजेंट है, तो फीमेल्स में ये किया जाएगा। और वेसेक्टॉमी यानी वॉज डिफरेंस किस में प्रेजेंट है, वो मेल्स में प्रेजेंट है, तो यानी मेल्स में इसको किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, बट रिवर्सिबिलिटी इसकी स्लो है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, हाईली इफेक्टिव प्रोसेस, यानी चांस ऑफ फेलियर इज ऑलमोस्ट नील नहीं कहूंगी, इज लेस है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी मेल या फीमेल में ये स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं तो उसमें डॉक्टर्स कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कहते हैं। अगर मेल और फीमेल ने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए तो यहाँ पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो खुद ही क्या होगी, वो जो टाइट की हुई है वो खुल जाएगी, या मेल्स में भी ऐसा होता है और वो दोबारा से लाइगेट कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए चांस ऑफ फेलियर लेस है, मैं ऑलमोस्ट नील नहीं कह रही हूँ। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी लेस, या नील भी आप कह सकते हैं, बट बहुत कम ही है रिवर्सिबिलिटी के चांसेस।
तो अगर उसके बाद कोई मेल और फीमेल जिन्होंने अगर ये करा दिया है, ऑपरेशन करवा दिया है, उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि वो कंसीव करें तो वो कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर सक्सेसफुल हो गया है ऑपरेशन तो वो कंसीव नहीं कर सकते। अब इसके कुछ मैं इल इफेक्ट्स आपको बताती हूँ इन मैथड के। तो किसी किसी में तो नोजिया होगा, नोजिया, ठीक है, नोजिया होगा और घबराहट जैसी भी होती है थोड़ा, और क्या होगा कि वॉमिटिंग एंड डायरिया टाइप, मतलब इस तरीके से हो गया। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होने लगता है। इर्रेगुलर मैस्टुरेशन, इर्रेगुलर मैस्टुरेशन, ठीक है। और यहाँ इसके साथ मतलब ये कुछ क्या है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो देखने को मिलती हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग, मतलब जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर होने लगती है इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें होती हैं, ये इसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन सब में ये देखने को नहीं मिलते। अगर कुछ ऐसा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इतना कोई घबराने वाली कोई बात होती नहीं है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए हमने डिसएडवांटेज की भी बात कर ली, इसीलिए तो हम इसको भी नहीं अपना रहे हैं। मतलब इतने सारे मेथड्स हैं, तो जिसको जो सूटेबल लगता है वो उसको यूज करता है, ठीक है। तो क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी एंड इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ ये भी बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी जैसे होती है, तो इनमें क्या होता है कि आप कुछ सालों का गैप रखने के लिए कर सकते हैं। जैसे कुछ मंथ के लिए इसको लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर ये काम करना बंद कर देती है, तो उसके बाद कंसीव कर सकती है फीमेल, ठीक है। कुछ ईयर्स के लिए, जैसे 3 ईयर्स के लिए या मोर देन 3 ईयर्स इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी रिवर्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो कुछ टाइम बाद रिवर्सिबिलिटी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि वो काम करना ही बंद कर देगा। जितना कॉपर था वो रिलीज हो गया, आयंस रिलीज हो गए। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, तो उसके बाद वो स्पर्म की मोबाइलिटी, मोटालिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी फर्टिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम इसी में ही देखें तो देखिए यहाँ दोनों हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एमटीपीज, यानी इंड्यूस्ड abortion, induced abortion. What is MTP? Medical termination of pregnancy, medical termination of pregnancy, ठीक है, ये है। अच्छा एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की स्टेरिलाइजेशन मेथड की, कभी कभी फीमेल्स में इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये भी है। अच्छा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या है कि जहां पे क्या होगा, खुद ही मतलब ये बोल सकते हैं कि इंटेंशनली या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आप बोल सकते हैं। मतलब जो फीमेल है वो खुद इंटेंशनली क्या कर रही है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रही हैं। तो क्यों ये होता है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, या तो इसमें अगर हम मतलब जो फीमेल है, जो मदर है, या तो मदर की बॉडी में कुछ नुकसान हो सकता है, उन्होंने जो कंसीव किया है तो उसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है, या जो इन्फेंट है उसको कोई नुकसान हो सकता है। मतलब मदर या इन्फेंट दोनों में से किसी को भी अगर कोई नुकसान है तो डॉक्टर यही प्रेफर करते हैं कि मेडिकली टर्मिनेट कर दीजिए, मतलब प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यही चीज बोलेंगे जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए पहले तो ये सेफ कब होती है, तो इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एंड अनसेफ ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी जब 3 मंथ के बाद जितना लेट क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे अबॉर्शन को, तो उतना फीमेल के मतलब जो मदर है, मदर के डेथ के चांसेस बोल सकते हैं, या उनकी जो हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि सेफ कब है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब 3, मैं इससे पहले भी हमने बात की थी, ठीक है। इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने ये ढंग से किया था। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि इसी में ही मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि ये तो मैं आपको बता दी कि क्यों होगा, या ये हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से वैसे तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है, बट इसको इस काम के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट ने भी इसको जो लीगलाइज किया था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
गवर्नमेंट ने इसको जो लीगलाइज किया था वो 1971 में लीगलाइज किया था, बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट लीगलाइज्ड इट यानी एमटीपी इन 1971 विद सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे कि रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, खुद ही लिख लीजिएगा। एक तो कोई भी ये नहीं कर सकता कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड को पहले पता लगा दिया और उसके बाद मेडिकली टर्मिनेट कर दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। टर्मिनेशन सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन सिर्फ तभी होगा जब या तो मदर या फीटस को कोई नुकसान हो, या ये हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे पहले से ही कि बेबी हो, लेकिन बेबी होने लग गया, ठीक है। तो उस केस में भी ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मतलब इसमें कि अगर हम ये बोलते हैं कि वाई एमटीपीज, अगर हम क्वेश्चन बोले कि वाई एमटीपीज, तो एमटीपीज क्यों? टू गेट rid from unwanted pregnancy, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं which may be fatal या dangerous for both mother and child, mother and fetus, और ओनली मदर एंड ओनली फीटस, ठीक है। ये भी आप खुद लिख लीजिएगा कि या तो मदर के लिए नुकसान हो या फीटस के लिए नुकसान हो, तो तभी भी एमटीपीज की जाती हैं। या इन केस ऑफ जैसे रेप हो गया या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, ठीक है। तो ये इन सब में क्या किया जाता है, एमटीपीज ज्यादातर कंसिडर की जाती हैं या मतलब करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस फॉर एमटीपीज, मेडिकल, यूजेनिक्स, यूजेनिक का मतलब है जब चाइल्ड को नुकसान होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, खुद ही लिख लीजिएगा। यूजेनिक का देखिए, मेडिकल का मतलब है कि या तो मदर की जो मेडिकल कंडीशंस है वो ठीक नहीं है, या यूजेनिक में हम बात करते हैं कि जो बेबी है वो बेबी कैसा है, मतलब वो बॉर्न हो रहा है कुछ प्रॉब्लम्स के साथ बॉर्न होने वाला है। तो पहले ही अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता है तो चेक किया जाता है कि क्या बेबी में भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है। अगर आ रहा है और वो क्योरेबल नहीं है थ्रू जीन थेरेपी या किसी भी और वजह से, अगर वो क्या नहीं है, वो क्योरेबल नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वही मतलब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये इसी बीमारी के जीन को लेकर ही पैदा होगा और इसको बहुत झेलना पड़ेगा या आगे इसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए इस प्रेगनेंसी को। तो पेरेंट्स इसमें भी जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे जीन थेरेपी मैंने बात की। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी में क्या होता है, अगर कोई बेबी है, फीटस है, तो फीटस में अगर ये पता चल गया है पेरेंट्स को कि हमारे फैमिली में पहले से कोई बीमारी चलती आ रही है, तो उसमें कि कहीं हमारे बेबी को भी ये बीमारी के चांसेस तो नहीं है। जैसे आप सुनते होंगे, आपको पता भी होगा कि बहुत सारी डिजीजेस जो जेनेटिक डिजीजेस हैं वो मदर की वॉर्म में ही ठीक कर दी जाती हैं, यानी बच्चा वो जेनेटिक डिजीज के साथ पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि वो जो इनकरेक्ट जीन है, उस इनकरेक्ट या डिफेक्टिव जीन की जगह इफेक्टिव जीन डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है, जब हम SCIDs के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ADA डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। बट अभी हम बात करेंगे कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो कुछ हो सकती हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक में आप खुद लिख लीजिएगा, जहाँ पैसे की कमी होगी पेरेंट्स में, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन, अब ह्यूमैनिटेरियन में ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जो सोसाइटी पसंद नहीं करती है, तो तभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं। या हम बोल सकते हैं फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कि अगर मैंने आपको बताया था ना कि सब में कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं, तभी तो इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बन रखे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर इनमें से किसी में फेलियर हो जाता है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, अगर किसी ने प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीविंग हो गई है और वो नहीं चाह रहे हैं बेबी, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं।
बाय कंसल्टिंग डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर से ज़्यादा असिस्ट करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, नॉट ऑलवेज बट ज़्यादातर केसेस में। तो ये हो गया। अब हम उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट इज STIDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज और शायद मैंने अभी SCIDs बोला, STDs, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। SCID अलग चीज है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है वो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज वेनेरल डिजीज यानी VD, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। वेनेरल डिजीज भी हम इसे कोई बोलेंगे VD, और दूसरा हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी RTI, ठीक है। अब RTI राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बात समझिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन इसके अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं इसी में ही कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं, तो एग्जांपल्स में हम बात करते हैं। देखिए बैक्टीरियल की बात करते हैं तो गोनैरिया और सिफिलिस, ठीक है, बैक्टीरियल है गोनैरिया, सिफिलिस, ये दोनों वैसे बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, ठीक है। जेनाइटल रॉट, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है ये, ठीक है। क्लेमाइडस, क्लेमाइडस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो HIV एड्स, ठीक है। तो एड्स तो वो है, होती किसकी वजह से, HIV की वजह से होती है, ठीक है। तो इनमें से ये कहा जाता है सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, खुद लिख लीजिएगा आप, ये लिखेंगे, खुद लिखेंगे आप ये इन सब में से अमंग ऑल द अबव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV एड्स इज द मोस्ट फैटल और मोस्ट डेंजरस, ठीक है, कि वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इसी में वैसे हम ट्राइकोमोनासिस की भी बात कर लेते हैं कि ट्राइकोमोनास जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी हो सकती है, लिख सकते हैं आप ट्राइकोमोनासिस की वजह से भी डिजीज होती हैं, ठीक है। ये तो यहाँ हम बात करते हैं, देखिए इसमें इन सब में से मैंने क्या बताया कि जो HIV एड्स है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। गोनैरिया सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज होती है, जेनाइटल रॉट हो गया और जेनाइटल हर्पीज हो गया, ये ज्यादातर वायरल होती हैं। क्लेमाइडस तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, आपको पता है क्लेमाइडस हो गया, और ये हो गया, ये क्या हो गई, वायरल डिजीज हो गई, और ठीक है, ट्राइकोमोनासिस ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर ये डिजीजेस हो जाती हैं तो क्या ये डिजीज ठीक हो सकती हैं। ये डिजीज ज्यादा किन में देखने को मिलती है, तो ये 15 to 24 एज के एज ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है, जिनमें से आप भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, 15 to 24 एज ग्रुप वाले इसमें आते हैं, ये आप लिखेंगे प्लीज, ठीक है। mostly occur in the age group of 15 to 24, ठीक है, 15 to 24 years, 15 to 24 years वाले बच्चों पे या लोगों पे ये ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाली डिजीज डरने की कोई बात नहीं है, अर्ली डायग्नोस हो गया, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कर देता है, ठीक है। और अब इसमें हम बात कर लेते हैं अर्ली, देखिए ये चीज अर्ली सिम्टम्स कुछ और ही दिखते हैं और लेटर या लेट सिम्टम्स कुछ और ही दिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर जैसे फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, एसिम्प्टोटिक मीन्स उनमें बहुत बार ये चीज़ पता ही नहीं चलती, और अगर पता चलेगी तो थोड़ा सोसाइटी भी पहले इस चीज़ को थोड़ा गलत मानती थी, या तो इसीलिए फीमेल्स चुप हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता था, जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर हो सकता था, ओवेरियन कैंसर हो सकता था, बहुत सारे चांसेस इसके हो जाते थे, ठीक है।
तो यहाँ हम बात करेंगे, देखिए अर्ली सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो इचिंग, सबसे पहले तो क्या होता है कि इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसको कभी भी मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। और क्या, जैसे स्वेलिंग वगैरह हो गई, इचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, स्लाइट पेन। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, स्लाइट पेन अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि अर्ली सिम्टम्स हैं, ये आप खुद लिख लीजिएगा कि अर्ली सिम्टम्स जब दिखते हैं, ये अर्ली डायग्नोस अगर हो जाता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, वो क्योरेबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डिजीज इनमें से क्योरेबल नहीं थी, जो अभी मैंने आपको लिखाई थी कि कौन सी क्योरेबल नहीं है, बाकी सारी क्योरेबल होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि इनमें मतलब अर्ली सिम्टम्स में तो ये चीजें आती हैं। अगर हम लेट सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है पैल्विक इन्फेक्शन, पैल्विक इन्फेक्शन डिजीज, पैल्विक रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है, PID भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने PCOD वगैरह आपने सुने होंगे, ऐसे ही तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, कारण भी इनके अलग अलग हैं, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है। किसी किसी में तो ये होता है कि कोई फीमेल ही अगर है, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट्स अगर यूज कर लेते हैं, इन्फेक्शन अगर हो गया तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो जाके इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो ऐसे बहुत सारे मतलब ये हो सकते हैं। इसकी वजह से और क्या क्या हो सकता है, देखिए कभी कभी अबॉर्शन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बहुत बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपको पता होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ क्या होता है, जो बेबी होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब वो यूट्रस तक तो आया ही नहीं, वो फैलोपियन ट्यूब में ही बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कुछ ही टाइम तक तो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, ज्यादा टाइम तक वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा वहां पे, क्या वहां पे प्लेसेंटा आ जाएगा, ठीक है। तो नरिशमेंट कैसे मिलेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे वो ट्यूब को ही ब्रस्ट करना शुरू कर देता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ज्यादातर जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्यूब ब्लॉकेज, ठीक है, ट्यूब को भी ब्लॉक कर देता है बहुत बार। तो ये सारे के सारे इसके क्या होगा, ये होगा इसके लेट सिम्टम्स की जो हम बात करते हैं। और इसके साथ ही साथ किसी किसी केस में क्या हो सकता है, कैंसर। अब कैंसर कौन सा, यूट्रस कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये खतरनाक, अब सभी चीजें खतरनाक है, इसमें क्या कोई चीज आप ये बोल सकते हो, देखिए इचिंग है वो ठीक हो सकती है, स्वेलिंग ठीक हो सकती है, इतना कोई बहुत बड़ी डर वाली बात नहीं है, फ्लूइड डिस्चार्ज ये भी ठीक हो सकता है, स्लाइट पेन है, बहुत ज्यादा पेन तो है नहीं, ठीक हो सकता है। बट अगर पैल्विक इन्फेक्शन डिजीज हो जाती है तो इनका जो कोर्स चलता है वो लंबा चलता है फिर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले ही इग्नोर ना करें, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पहले ही इग्नोर ना करें, क्योंकि पहले के जो इग्नोरेंस होती है वो बाद में जाके क्या करेगी, बहुत बड़ी आफत क्रिएट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट, अबॉर्शन हो सकता है, खुद ही अबॉर्शन हो जाएगा। इनफर्टिलिटी के केसेस हो सकते हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, किसी में भी, ठीक है। कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ही तो कैंसर होगा, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, खुद लिख लीजिएगा, इतना दिमाग आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, इतना तो आपको पता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, वहीं पे बेबी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर जो प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ डिजीजेज होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी की हम बात करते हैं, ठीक है। एसटीडीज में अगर हम ये कहें कि हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज, ये क्वेश्चन पिछले बार आया था आपके पास, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जेनेटल हर्पीज, ये था क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन था कि कौन सी डिजीजेस ऐसी हैं जो क्योरेबल नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, क्योरेबल नहीं है। और HIV आर नॉट क्योरेबल डिजीज, ये अगर हो जाती है तो ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, बट द अदर एसटीडीज आर क्योरेबल, अदर जो एसटीडीज हैं वो क्योरेबल हैं, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना। अब मे भी क्वेश्चन आपके पास इस बार ये आ जाए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज, HIV
एंड क्लेमाइडिसिस, ठीक है, या गोनैरिया, इनमें से कौन सा क्योरेबल है? ओनली गोनैरिया इज क्योरेबल, ठीक है। या आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं कि गोनैरिया, सिफिलिस, ठीक है, क्लेमाइडिसिस फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल रॉट, थर्ड, मतलब इस तरीके से ऐसे करके आ जाएंगे। तो कौन से क्योरेबल है, कौन से नहीं है, एक चीज याद रखिए ना। क्या चीज याद रखनी है? कौन क्योरेबल नहीं है, कौन खतरनाक है ज्यादा। हेपेटाइटिस बी ज्यादा खतरनाक है, हर्पीज ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, रॉट भी नहीं है, हर्पीज ज्यादा खतरनाक है, हर्पीज सिंपलेक्स वायरस की वजह से होता है, एचआईवी, ये तीन ज्यादा खतरनाक है जो क्योरेबल नहीं है, अदरवाइज सारे के सारे क्योरेबल हैं, ठीक है। तो इतना इस तरीके से समझिए, इस तरीके से याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में ही कि मैंने आपको ये चीज बता दी कि ये कौन से एज ग्रुप में पाया जाता है, 15 to 24। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये आप खुद लिख लीजिएगा, सिंपल सी चीजें हैं कि किस किस तरीके से ये ठीक होते हैं। तो देखिए, एक तो क्या है कि ये कहा जाता है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि यूज जैसे जो भी बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कॉन्डोम हो गया या कुछ भी अदर मेथड्स हैं, इनको यूज करना चाहिए एसटीडीज से बचने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए। और थर्ड कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे कंसल्ट टू द डॉक्टर इन अर्लियर स्टेज, ठीक है, अर्लियर स्टेज नहीं कर ले तो ज्यादा अच्छा है। जो नहीं करेगा, शर्मा गया या बाकी और जो भी रीजंस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से बाद में फेस करना पड़ेगा वो सारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ एसटीडीज भी क्लियर हो गई होंगी आपको, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मैंने आपको बताया कि ये किसकी वजह से हो सकती है, यानी मैंने आपको अभी बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर बहुत लंबी चली गई तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। या यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि नॉट कंसीविंग, एक ऐसी कंडीशन जहां कोई भी कंसीविंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप खुद ही लिख लीजिएगा इसको अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी कैसे भी लिख लीजिएगा कि अगर 1 ईयर तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है, 1 ईयर तक अगर कोई भी कपल है और वो किसी भी बैरियर मेथड या किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी जो सेक्सुअल कांटेक्ट अगर हो रहा है तो उसके बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनफर्टाइल है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है वो ज्यादातर इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल्स को क्या करती है, उनको दोषी करार दे देती है या उनको कह देती है कि इनके वजह से मतलब ये इनफर्टाइल है, बांझ जिसे कह दिया जाता है कि फीमेल ही बांझ है, यानी उसके बच्चे नहीं हो सकते, उसके बेबी नहीं हो सकते। बट ऐसा नहीं होता, बहुत बार इनफर्टिलिटी मेल्स में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ मतलब यह खुद लिख लीजिएगा कि 1 ईयर तक अगर क्या हो रहा है, मतलब कोई भी बैरियर मेथड्स का या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज ना करते हुए भी अगर कंसीविंग नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है, इनफर्टिलिटी के चांसेस वहां पे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी चीजें ज्यादा मतलब यूजफुल हैं, या पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रीजंस क्या क्या हैं, इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या होंगे, ठीक है। रीजंस क्या क्या होंगे, देखिए फिजिकल रीजन हो सकता है, मे बी जो मेल और फीमेल है उनमें से कोई भी बहुत वीक है, या कॉन्जेनाइटल डिजीज, उनको पहले से ही कोई ऐसे डिजीज है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है, डिजीज सिंस फ्रॉम बर्थ, कि बचपन से ही उनको कोई ऐसे डिजीज है, यानी या ये हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कोई डिजीज हो गई उनको, या फॉर एग्जांपल कुछ भी हम बोल सकते हैं, डाउन सिंड्रोम बोल दीजिए, या कुछ भी अगर हम मतलब इस तरीके से, डाउन सिंड्रोम तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ हम मतलब कोई भी वैसे हो सकती हैं डिजीजेस, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि ऐसी कोई डिजीज अगर उनको होंगी तो वो भी इसका रीजन है। या इसके साथ ही साथ जैसे इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, जैसे बहुत बार कुछ ऐसे ड्रग्स खाली इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है, जो क्या है फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी दवाई खाली जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये भी हो सकता है। ड्रग्स और अल्कोहल, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि क्या हो गया, मतलब हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अगर नहीं अपनाई है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है कि पहले इन्फेक्शन हुआ उसके बाद इनफर्टिलिटी ही हो गई, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल में एक चीज बताती हूँ आपको, आप ये चीज देखते होंगे कि फॉरेनर्स को अगर आप देखें तो उसमें आप ये चीज देखते हैं कि फॉरेनर्स में कोई लेडी है, उनके 5 और 6 चाइल्ड एक साथ हो गए हैं। ऐसा इंडिया में तो देखने को नहीं मिलता,
बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, बहुत ही रेयर, ठीक है, कि 5 and 6, ठीक है, 3 तक हम बोलते हैं, इवन 4 तक हम बोलते हैं, बट 5 and 6 तो बहुत ज़्यादा है। जबकि फॉरेनर्स में ये बहुत सी मतलब क्या है, ये कुछ हद तक कॉमन है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो खाना पीना है, ठीक है, खान पान जो है वहाँ क्या होती है, फीमेल्स ज़्यादा लीकर कंज्यूम करती हैं। अब वो लीकर कंज्यूम करेंगी, अल्कोहल कंज्यूम करेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने लगती है। कभी ओवुलेशन बहुत ज़्यादा, कभी ओवुलेशन बहुत कम, कभी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे हम अमीनोरिया की बात करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ ये होता है कि बहुत बार अगर ये है कि एक ही टाइम पे अगर 5-6 एग्स एक साथ रिलीज हो गए हैं, और क्योंकि स्पर्म्स तो सिर्फ एक तो होता नहीं है, वो तो बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, तो उन्होंने अगर डिफरेंट डिफरेंट एग्स को फर्टिलाइज कर दिया तो उन सब से बेबी बनेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ऐसे और चीज कारण भी हो सकते हैं, बट एक कारण ये भी होता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद अब हम यहाँ बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मतलब इनके लिए इनफर्टिलिटी से बचने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा सही है। तो आर्ट, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट टू ओवरकम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, कि कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो आर्ट में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, तो टेक्निक्स कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इसमें टेक्निक्स से टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, दो चीजें आती है इसमें, इन विट्रो और इन वाइवो, ठीक है, दो चीजें आती हैं, इन विट्रो और इन वाइवो। अगर मैं इन विट्रो की बात करती हूँ तो इन विट्रो का मतलब क्या है, विद इन लैब। इन विट्रो का मतलब होता है विद इन लैब फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइवो का मतलब क्या होता है, विद इन बॉडी, विद इन बॉडी, विद इन वोम, ठीक है, विद इन बॉडी या विद इन वोम आप कर सकते हैं, कोक, विद इन वोम, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स इनमें क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ विद इन लैब में हम क्या चीज बोलेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन भी कर लीजिए इसको, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन कर लीजिए। यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें हम जिफ्ट की बात करेंगे, हम गिफ्ट की बात करेंगे और हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन हम यहाँ पे यूज करते हैं, या हम गिफ्ट वाला तो हम इस वाले में नहीं भी करते हैं, क्योंकि गिफ्ट वाला हम इस वाले में करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है ये चीजें, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, यानी लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में आपने पहले क्या करना है, जो एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो या जाइगोट, उसको डेवलप कराना है, और बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा तब उसको किसी फीमेल यूट्रस में इंसर्ट कर देना है, इम्प्लांट कर देना है। या तो वो सेम मदर हो सकती हैं जिनका एग आपने लिया है, या वो सैरोगेट मदर हो सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि ये आपको भी पता है कि अब नीट के स्टार्ट मतलब ये इससे पहले पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी चीजें मैं लिखाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी लिखिए कुछ चीजें, मैं आपको समझा रही हूँ बस। तो गिफ्ट में अगर हम बात करते हैं तो जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। यानी जो जाइगोट है उस जाइगोट को क्या किया जाता है, उसको फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब कैसे इंसर्ट किया जाएगा, पहले क्या होगा, जो जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है वो बना तो कहाँ, लैब में बना, लैब में बनाया टिश्यू ये टेस्ट ट्यूब्स में, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, ताकि उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से तब इम्प्लांटेशन जैसा नॉर्मल होता है सारी चीजें वैसे चलेंगी। बट ये सेम मदर में हो सकता है, ये सैरोगेट मदर में हो सकता है, खुद लिखेंगे। दूसरा है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर से समझ रहे हैं आप, यानी यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यूट्रस के अंदर किसको ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ हम ब्लास्टुला की बात करते हैं, ब्लास्टुला को ट्रांसफर किया जाएगा। इम्प्लांटेशन ना, यूट्रस में अगर इम्प्लांटेशन होता है तब तक तो ब्लास्टुला बन जाता है, यानी ब्लास्टुला वाली स्टेज तक हमने उसको बाहर बनने देना है, और उसके बाद उसको क्या करना है
किसी फीमेल में, या तो सेम फीमेल सेम मदर, यानी जिनकी बॉडी से एग लिया था, या सरोगेट मदर, ठीक है, उनकी बॉडी में क्या किया जाएगा, इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ और फिर उसके बाद अगर हम थर्ड बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो हम इन सब के लिए ही एम्ब्रियो ट्रांसफर टर्म देते हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, यानी इसको भी आप खुद लिखेंगे। यहाँ क्या होता है, जो एग है उस एग के मतलब बाहर क्या करना है, उस एग को भी निकाल दिए, स्पर्म को भी निकाल दिए, उस एग के डायरेक्ट क्या होता है, जैसे एग है और न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, एग के डायरेक्ट इंजेक्शंस का यूज करके इस इंजेक्शन में जैसे मान लीजिए स्पर्म भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ये मैं तो बहुत बड़ा बना के स्पर्म भरा हुआ है, अब इसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, इसके साइटोप्लाज्म में डाला जाता है, एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, मतलब यही इंक्लूड एम्ब्रियो ट्रांसफर, जहां आप एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे, ईटी एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे, तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब तक एम्ब्रियो नहीं बन जाता तब तक ट्रांसफर नहीं करना, पहले एम्ब्रियो बनने देंगे तब ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद बात करते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन वाइवो का मतलब विद इन बॉडी या विद इन वॉर्म, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर मैं आपको ये बताती हूँ। ये याद रखिएगा, इन विट्रो मतलब विद इन लैब, तो लैब में क्या होता है, आप एम्ब्रियो को बना सकते हैं, बट उसके बाद ट्रांसफर तो आपको किसी फीमेल की बॉडी में ही करना पड़ेगा ना, पूरा तो आप बेबी को लैब में नहीं बना सकते, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी की भी बात करते हैं उसमें भी नहीं बना सकते, ठीक है। और क्या हो गया, जिफ्ट हो गया, जहाँ पे आप जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और क्योंकि जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ही तो बनता है, तो आप फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद नॉर्मल वो अपनी ग्रोथ करता रहेगा, कि मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, वो सब बनता रहेगा, ब्लास्टुला बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, सेम सारी प्रोसेस वही चलती रहेंगी, ठीक है। फिर ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो यूट्रस के अंदर हम किसको ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में कौन आगे इम्प्लांट करता है, ब्लास्टुला, तो यहाँ ब्लास्टुला करेगा, ठीक है। और फिर एक हो गया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, तो जहाँ फीमेल एग के साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, स्पर्म्स को डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन में दो चीजें आती हैं, द फर्स्ट इज गिफ्ट इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, यानी विद इन बॉडी, फर्स्ट इज गिफ्ट एंड द सेकंड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दोनों में डिफरेंस समझिए। गिफ्ट की बात करते हैं तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को इंट्रा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा किस केस में किया जाता है, आप खुद लिखेंगे, ऐसा इस केस में किया जाता है जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, व्हेन फीमेल नॉट व्हेन फीमेल गैमेट नॉट कम टू फैलोपियन ट्यूब, पहला केस कि फीमेल का गैमेट बन तो रहा है लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आ रहा है, दूसरा कि फीमेल की बॉडी में गैमेट ही ढंग से नहीं बन रहा है, बाकी उसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है, ठीक है, कि या तो व्हेन गैमेट नॉट फॉर्म, तो किसी दूसरे की बॉडी से गैमेट को डाल दिया जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा गैमेट को उसके बॉडी में, उसके बाद जब मीटिंग होगी तो उस टाइम पे एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, वहीं जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद मोरुला ब्लास्टुला बनके इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, और नॉर्मल क्या होगी, प्रेगनेंसी, और नॉर्मल क्या होगी, पार्चुरेशन, डिलीवरी भी होगी नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया गिफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ सीमेन इज इंट्रोड्यूस into the uterus or vagina of female, ठीक है। ऐसा अलग अलग केसेस में किया जा सकता है, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में अगर हमको सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, जैसे कोई भी, जैसे काऊ है
और हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो बेबी हो वो सुपीरियर क्वालिटी का हो। तो मतलब वहाँ पे जो बुल है जिसका क्या किया जाता है, सीमेन अगर लिया जाएगा तो उसको क्या करेंगे कि जो काउ है उसके वैजिना में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, सुपीरियर क्वालिटी के जो प्रोजेनीज हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो उसमें ये किया जा सकता है। यहाँ ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी क्या है, जैसे मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की खुद से इंसेमिनेशन करवाना है, ठीक है, तो यहाँ ये हो सकता है कि कोई भी जैसे इनफर्टिलिटी अगर किसमें है, जैसे मेल्स की अगर हम बात करें कि उनमें इनफर्टिलिटी है तो वहाँ भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो इन वाइवो के अंदर गिफ्ट और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आएगा, इन विट्रो के अंदर जिफ्ट आएगा और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आएगा और आएगा ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर या इंजेक्शन। ठीक है, अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबीज में मैं आपको बस बता देती हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबीज में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे भी क्या होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज में भी कि जो बेबी है वो कहाँ तक ये कह सकते हैं आप कि उसको टेस्ट ट्यूब में बनाया जाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं बना सकते, उसको जाइगोट ब्लास्टोला स्टेज तक बनाया जा सकता है और उसको उसके बाद इम्प्लांट कर दिया जाता है कहाँ, या तो सेम मदर में जिनसे एग लिया हुआ है या सरोगेट मदर में। ठीक है, अब यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो इंडिया में सबसे पहले बनी थी उसका नाम था दुर्गा। ठीक है, इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया क्या था नाम, दुर्गा। ठीक है, अब ये चीज आपने कहीं पे इंदिरा भी पढ़ा होगा, कंफ्यूज मत होना, इंदिरा फर्स्ट क्लोन थी जो इंडिया में बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन क्लोनिंग सबसे पहले क्या, शीप आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो डॉली शीप ये सब आपने पढ़ा होगा, वो क्लोन वाली बात अलग है, उसमें फर्स्ट ह्यूमन क्लोन में हम इंदिरा नाम देते हैं, बट यहाँ हम क्लोन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया था, दुर्गा नाम दिया गया था। लेकिन वैसे ये कहा जाता है कि जो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था इन इंडिया। ठीक है, बट टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में बनाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड में बनाया गया था, ब्राउन थे वो, जिनका क्या बोलते हैं हम, एलजे ब्राउन कहा जाता है उनको, इस तरीके में यही पे इधर लिख देती हूँ, एल जे लुइस बोला जाता है, लुइस जॉय ब्राउन कहा जाता है। ठीक है, ये थे, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट क्लोन जो इंडिया में बना था वो क्या था, इंदिरा, लेकिन फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी बना था वो क्या थी, दुर्गा। ठीक है, और इनमें ये भी कहा जाता है कि इनमें मतलब पहले ये देखा गया था टेस्ट ट्यूब बेबी में कि कितने टाइम तक ये जिंदा रहे थे, तो 21 या 22 ईयर्स तक रहे थे, लेकिन उसको कोई डिजीज हो गई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कम टाइम जीते हैं, ऐसा नहीं था, बट कुछ डिजीज हो गई थी, ऐसा कुछ सुनाई दिया है कि ऐसा हुआ था। तो सबसे पहले लेकिन टेस्ट ट्यूब कहाँ बनाया गया था, इंग्लैंड में बनाया गया था, अब ब्राउन नाम दिया था उसको, और इंडिया में क्या नाम दिया था, दुर्गा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे चैप्टर तो हो गया आपका कंप्लीट, एक मैं आपको बता रही हूँ, अमीनो सिंथेसिस की हमने बात की थी, जहाँ हमने क्या बोला था कि जो क्या है, डेवलपिंग जो फीटस है उस फीटस के बाहर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेना है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इंजेक्शन को डाल के क्या किया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है फ्लूइड को, और उसमें क्रोमोसोम्स की टेस्टिंग की जाती है। तो ये क्यों किया जाता है, ये एक तो जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अगर हैं, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है मेनली। ठीक है, या ये भी आप बोल सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पता किया जाता है किससे, बार बॉडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बार बॉडी, तो बार बॉडी इज प्रेजेंट इन किसमें, ह्यूमन फीमेल्स जो होती है उसमें एक्स होता है ना, तो एक एक्स ही फंक्शनल है, दूसरा एक्स जो क्रोमोसोम है वो बार बॉडी के फॉर्म में होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक जब करेंगे तब मैं आपको ये चीज बताऊंगी। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं अमीनो सिंथेसिस का गलत यूज भी होता था, जिसको अब इलीगली मान के उसको बैन कर दिया गया है, बट अमीनो सिंथेसिस अभी जो यूज की जाती है वो सिर्फ क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जैसे हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, ये सब जो आपने पहले भी किया है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी या ये सारी चीजें, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए अमीनो सिंथेसिस किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो गया जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए अमीनो सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, बट अब वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, उसको बैन कर दिया गया है इस काम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट।
अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अभी हम थोड़ा जल्दी ही चलेंगे क्योंकि अब आपका पेपर पोस्टपोन का तो कुछ लग नहीं रहा है, तो जल्दी ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।